हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित सीमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने करंट अफेयर्स किए थे, आज करेंगे हम लीगल अवेयरनेस। बट आज लीगल अवेयरनेस करने से पहले जो हमने कल करंट अफेयर्स किए थे उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था विंबलडन जो टेनिस चैंपियनशिप है उसको कैंसिल कर दिया है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ऑल इंग्लैंड क्लब। तो ऑल इंग्लैंड क्लब ने एक इमरजेंसी मीटिंग करी और इसमें डिसीजन लिया कि अब इन गेम्स को कैंसिल कर देते हैं ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस। वर्ल्ड वॉर टू के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि विंबलडन को कैंसिल किया है। सेकंड हमने किया था, दो चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो यूजीन और ओरेगन स्टेट है जो यूएस का, उसका सिटी है यूजीन, वहाँ पे होनी है, उसको भी पोस्टपोन कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 हैज़ बीन पोस्टपोन टू 2022। अब ये 2022 में होंगे क्योंकि 2021 में ओलंपिक गेम्स होने हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसका 26 एडिशन, दैट इज यूएनसीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, यूएनसीओपी 26, इसको भी पोस्टपोन कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने। ये यूनाइटेड नेशंस की, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है COP 26। होस्ट सिटी कौन है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है। एशियन यूथ चैंपियनशिप, एशियन यूथ गेम्स, ये चाइना में होंगे नेक्स्ट ईयर 2021 में नवंबर में। शेंटाऊ, SHANTOU, चाइना का सिटी है शेंटाऊ, वो इसको होस्ट करेगा। इंडिया में कोविड-19 के जो ओल्डेस्ट सर्वाइवर हैं वो कौन है? थॉमस अब्राहम, केरला से बिलोंग करते हैं। ही इज 93 ईयर्स ऑफ एज। दो हमने किए थे डेज एंड डेट्स। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन March 18। सेकंड डेज एंड डेट्स जो हमने किया था कल, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स ऑफ एज हैं उसमें जो सोशल इंटरेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है उन चिल्ड्रन में, उसकी अवेयरनेस के लिए डे होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 2। सेंटर हैज रीडिफाइंड द डोमिसाइल रूल्स फॉर डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन द UT ऑफ J&K। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 रूल्स बनाए हैं। पहला रूल क्या है? those persons who have been living in the UT of J&K for 15 years, 15 साल तक आप J&K में रहे हो। पहला रूल सिंपल है। सेकंड, 7 साल तक आपने J&K से स्टडी करी है और साथ में क्लास 10 और क्लास +2 वहाँ के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो वहाँ पे लोकेटेड है वहाँ से करिए। थर्ड, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल्स हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट J&K में है लोकेटेड है उसके ऑफिशियल हो, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी J&K में लोकेटेड है उसके ऑफिशियल हो, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक वहाँ पे लोकेटेड है, आप उसके एम्प्लॉई हो। कोई PSU है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई महारत्न नवरत्न कंपनी है J&K में लोकेटेड है, आप उसके एम्प्लॉई हो और 10 साल तक आपने वहाँ पे सर्विस करी है तो आप और आपके बच्चे वहाँ के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। तो ये रूल्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने J&K की UT के डोमिसाइल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमने कल किया था। आज लीगल अवेयरनेस में हम करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, और प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में दे रखा है। कल परसों एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी पूछे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोंगफुल कन्फाइनमेंट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। आज की वीडियो देखो, यू विल गेट ए वेरी गुड आंसर। तो लेट अस डिस्कस प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में दे रखा है, तो आर्टिकल 22 भी डिस्कस करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आर्टिकल 22 को करते हैं, इसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन आ जाएगा और पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले आर्टिकल 22 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स। आर्टिकल 22 दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन्स को भी और फॉरनर्स को भी, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल 22 है क्या, इसका टाइटल क्या है? बहुत बार एग्जाम में स्पेशली लो एंट्रेंस में टाइटल आता है कि टाइटल क्या बोलता है, व्हाट डज आर्टिकल 22 से, व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिव्स प्रोटेक्शन टू दोज पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। जिन पर्सन्स को अरेस्ट किया है या डिटेन किया है उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको सेफ गार्ड्स बताता है, क्या क्या उनको सेफ गार्ड्स मिले, क्या क्या उनके राइट्स हैं। मतलब इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। फ्रेंड्स, डिटेंशन दो तरह की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। डिटेंशन दो तरह की होती है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्यूनिटिव का मतलब है पनिश करना,
और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है रोकना, क्राइम को रोकना। पहले करो प्यूनिटिव डिटेंशन। इट इज टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट। मतलब जिस पर्सन ने क्राइम कर दिया और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया तो उसको हमने पनिश करना है, तो उसके लिए प्यूनिटिव डिटेंशन। किसी भी अंडर ऑर्डिनरी लॉ, सपोज करो आईपीसी के किसी ऑफेंस के अंडर किसी ने क्राइम कर दिया तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट जेल में डालना है, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन। जो भी जैसे मर्डर कर दिया, मर्डर के कन्विक्ट को एक्यूज्ड को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, जेल में रख दिया आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर ट्रायल, तो वो क्या है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, विदाउट कन्विक्शन बाय कोर्ट। प्यूनिटिव डिटेंशन में तो ट्रायल हुई, कोर्ट ने कन्विक्ट किया, इसमें ना तो ट्रायल हुई ना कोर्ट ने कन्विक्ट किया, बिना ट्रायल के बिना कोर्ट के कन्विक्ट के आपको अंडर डिटेंशन रखा है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका पर्पस क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? इट्स द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। अगर किसी को पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि हाँ ये आगे जाके इन नियर फ्यूचर कोई ऑफेंस कर सकता है या इसकी वजह से सोसाइटी में, सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, इंडिया को खतरा है, कोई डेंजर है, तो उसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन रख सकते हैं। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब पनिश करना नहीं है, इसका मतलब है ऑफेंस को होने से रोकना। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है पनिश करना, जिसने ऑफेंस कर दिया, इसमें ऑफेंस किया नहीं बट एप्रीहेंडेड है कि पर्सन ऑफेंस कर सकता है, इसलिए इसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन रखो। इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट टू पनिश बट टू प्रिवेंट एन ऑफेंस फ्रॉम हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। ये है, ठीक है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिकॉशनरी मेजर है बेस्ड ऑन सस्पिशन, शक है, शक के आधार पे डिटेन कर लेते हैं। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। रिपीटेडली बता रहा हूं, दोबारा से बता देता हूं। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? पनिश करना। जिस पर्सन ने क्राइम कर दिया, ऑलरेडी कर चुका है, कोर्ट में ट्रायल चली, कोर्ट ने कन्विक्ट करार कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, उसको पनिश करना, ये प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमें सस्पिशन, हमें सस्पेक्टेड है कोई पर्सन, या हमें सस्पिशन है, या हमें एप्रीहेंशन है कि कोई क्राइम कर सकता है। मतलब इसका तो जो क्राइम कर सकता है उसको जेल में डालना, उसको मतलब कहीं भी डिटेन करके रखना, तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड विदाउट कन्विक्शन। प्यूनिटिव में आफ्टर ट्रायल, आफ्टर कन्विक्शन, इसमें विदाउट ट्रायल, विदाउट कन्विक्शन। उसका ऑब्जेक्ट है पनिश करना, इसका ऑब्जेक्ट है ऑफेंस को होने से रोकना। बस सिंपल, ये हैं दो चीजें। अब आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में फ्रेंड्स दो पार्ट्स हैं। सिंपली मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल 22 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट डील करता है जो अरेस्टेड पर्सन्स को अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ, जैसे आईपीसी के अंडर कोई क्राइम कर दिया, उसको अरेस्ट किया है, उससे डील करता है। दूसरा पार्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। पहले पार्ट को डील कर लेते हैं। पहला पार्ट डील करता है उस पर्सन के राइट्स को लेके जिस पर्सन को अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ लाइक एन आईपीसी अरेस्ट कर लिया। किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, उसने कोई क्राइम किया है, कोग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं, वो बताता है आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट। पहला राइट क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसको क्यों अरेस्ट किया है वो उसको बताएंगे पुलिस वाले। सेकंड, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर दैट इज एन एडवोकेट। उसका राइट है उस पर्सन का कि वो अपने लिए एडवोकेट हायर कर सकता है, एडवोकेट को इन्फॉर्म कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। तो पहला राइट क्या था? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सेकंड क्या है? राइट टू बी डिफेंडेड एंड कंसल्टेड बाय एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। सेकंड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जब अरेस्ट किया तब से 24 घंटे तक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम ऑफ द जर्नी। आने जाने का टाइम नहीं काउंट करना, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। फोर्थ क्या है? राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथोराइजेज फर्दर डिटेंशन। या तो मैजिस्ट्रेट बोल दे कि भाई इसको कस्टडी में रखो, जुडिशियल कस्टडी में भेज दो,
अगर मैजिस्ट्रेट ने नहीं बोला तो 24 घंटे के बाद आपको छोड़ देंगे। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स। तो ये 4 ग्राउंड्स थे। आपको आपके अरेस्ट के रीजन बताएंगे। यू हैव द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। You have to be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention or right to be produced before a magistrate within 24 hours। ठीक है। अच्छा, ये जो राइट्स हैं, 4 राइट्स जो भी आपको बताए, एडवोकेट, रीजन, 24 घंटे वाले जो भी है, तो ये एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियंस किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा है या स्पेशल इंडिया ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये एनिमी एलियन है, उसको, उनके सिटीजन्स को ये अवेलेबल नहीं है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अगर किसी को डिटेन किया है उसको भी अवेलेबल नहीं है। तो ये था आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट। आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। और आर्टिकल 22 का जो सेकंड पार्ट है ये एलियंस को भी अवेलेबल है और सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। आर्टिकल 22 तो पूरा ही अवेलेबल है दोनों को, फॉरेनर्स को भी और सिटीजन्स को भी। बट फर्स्ट पार्ट में हमने बात नहीं की एलियंस की, वो एलियंस को अवेलेबल नहीं है। सेकंड पार्ट एलियंस को भी अवेलेबल है और सिटीजन्स को भी। आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया है 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जुडिशरी में भी आता है, लॉ एंट्रेंस में भी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी पर्सन को डिटेन किया है तो 3 महीने से ज्यादा उसको डिटेन करके नहीं रख सकते। सेकंड चीज, द ग्राउंड्स ऑफ अटेंशन, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, सॉरी अरेस्ट नहीं डिटेंशन, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। डिटेन्यू उसको बोलते हैं जिसको डिटेन किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, तो उस डिटेन्यू को ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राउंड है वो बताने से पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा है तो नहीं बताएंगे। थर्ड, डिटेन्यू को अपॉर्चुनिटी देंगे टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट हिज डिटेंशन। अपने डिटेंशन के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकता है वो अथॉरिटीज को, कोर्ट में, एडवोकेट को, वो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। मतलब 3 चीजें थी, 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, उसको ग्राउंड्स बताएंगे क्यों डिटेन करा है, या फिर थर्ड उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे दैट ही हैज अ राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रेंड्स 3 महीने से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई ऐसे केसेस बता सकती है, ऐसे केसेस डिफाइन कर सकती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस को डिफाइन कर सकती है जिससे डिटेंशन को 3 महीने से भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। अब इसमें एक चीज और है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक एडवाइजरी बॉडी बनती है, एडवाइजरी बोर्ड बनता है। एडवाइजरी बोर्ड किसका होता है? हाई कोर्ट जजेस का, जिसमें हाई कोर्ट जजेस रिटायर भी हो या जिसकी एलिजिबिलिटी हो हाई कोर्ट जज बनने की, या सर्विंग हाई कोर्ट जज हो, वो एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं। अब एडवाइजरी बोर्ड भी डिटेंशन को 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट तो विदाउट एडवाइजरी बोर्ड को कंसल्ट किए बिना ही एक्सटेंड कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीने से ज्यादा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर किसी को डिटेन करने के लिए स्पेशल लॉ बनाना पड़ता है। वो लॉ पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट भी और स्टेट्स भी बना सकती है, या दोनों मिलके भी बना सकते हैं। तो इंडिया में काफी सारे आज तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर लॉज बने हैं। कौन कौन से बने हैं? सबसे पहले बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, 1969 में इसको रिपील कर दिया था। सेकंड बना था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, 2004 में इसको रिपील कर दिया था। टाडा बना था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1995 में इसको रिपील कर दिया था। इसके बाद बना मीसा, और भी काफी सारे एक्ट हैं। लेकिन आजकल एक एक्ट है जिसको अभी तक रिपील नहीं किया, अभी तक चल रहा है, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NASA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसको रिपील नहीं किया अभी तक, अभी भी चल रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा J&K में कुछ लीडर्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लीडर्स को डिटेन किया था, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA और NSA, इन 2 एक्ट्स के अंडर डिटेन किया था, वो आप देख लेना। अब फ्रेंड्स एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं कि
वर्ल्ड में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन को मेंशन नहीं कर रखा। मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड has made preventive detention as an integral part of their respective constitutions. But इंडिया एक ऐसा कंट्री है, आई थिंक अकेला ऐसा कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन को का पार्ट बनाया, प्रिवेंटिव डिटेंशन को डाला हुआ है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में। बाकी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में नहीं बताया गया, ना ही वहाँ पे है। इट इज़ अननोन टू यूएसए में कभी लगा ही नहीं, ना कभी है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। ब्रिटेन में प्रिवेंटिव डिटेंशन था बट ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद ब्रिटेन में भी नहीं है, लेकिन इंडिया में दे रखा है, आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, कल एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोंगफुल कन्फाइनमेंट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो ब्रदर एक प्रिकॉशनरी मेजर है। प्रिकॉशनरी मतलब इसमें ऑफेंस को होने से बचाना है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो प्रिकॉशनरी मेजर है नहीं, वो तो एक खुद ही एक ऑफेंस है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो उसमें कहाँ प्रिकॉशनरी मेजर है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट एन ऑफेंस, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस, वो एक खुद ही ऑफेंस है। थर्ड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को तो अथॉरिटीज करती हैं, अथॉरिटीज इसके अंडर डिटेन करती हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अथॉरिटीज कहाँ हैं? तो कोई भी प्राइवेट पर्सन आपको डिटेन कर सकता है, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में पुलिस ने अगर 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया तो भी वो एक रॉन्गफुल डिटेंशन है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को आईपीसी में दे रखा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो एक ऑफेंस है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफेंस नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रिकॉशनरी मेजर है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन ऑफेंस फ्रॉम हैपनिंग। बट ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में तो खुद ही एक ऑफेंस है, उसमें कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये था फ्रेंड्स आज का जो मैं लीगल अवेयरनेस डिस्कस करना था। एक और चीज़ फ्रेंड्स, एक 2-3 स्टूडेंट्स ने बोला जो मेरे पास इनरोल नहीं है, उन्होंने बोला कि सर लीगल एप्टीट्यूड करा दो। ये लीगल एप्टीट्यूड ही तो है जो मैंने आपको ये कर्फ्यू, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल डिटेंशन, सेक्शन 144 सीआरपीसी, प्रिवेंटिव डिटेंशन कराया, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने। ये लीगल एप्टीट्यूड है। आप इसके नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज कर करके देख के बीच में नोट्स बनाओ, यही लीगल एप्टीट्यूड है। और एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराओगे? देखो ऐसा है, क्लैट में तो अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा नहीं, क्लैट में आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन। वो लॉकडाउन का ओवर होने का वेट करते हैं। अगर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन ओवर खत्म हो जाता है तो फिर तो क्लासरूम ही कोचिंग देनी है, बट लेक्चर्स मैं फिर भी कंटिन्यू रखूंगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। लेकिन अगर कर्फ्यू ओवर हो जाता है तो मैं 3 ही चीज़ पे लेक्चर दूंगा, लीगल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जीके पे भी, और हाँ वोकेबलरी पे भी, इंग्लिश पे भी मैं लेक्चर दूंगा। लेकिन अगर ओवर हो जाता है फिर तो मैं ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है ये मैं अपने कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में ही कराऊंगा, क्योंकि मैं ये खुद नहीं कराता, मेरे पास टीचर्स हैं। और अगर ये ओवर नहीं होता तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस 2-3 घंटे की रोज की, जैसे क्लासरूम कोचिंग की तरह स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।